हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज की इस वीडियो में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, जो कि आपके चैप्टर सेकंड का है। एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया था आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से जाइए, वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, कॉमेंट करना एंड शेयर कर देना। एंड देन फिर आना है आपको इस वीडियो पे, क्योंकि सीक्वेंस में चलना है। ठीक है, आया समझ में? तो फैक्टर इनकम के बारे में आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा ही होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं उसको समझा दूंगी ताकि रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम होता क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आज की वीडियो का क्या रहने वाला है? फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। वैसे तो इनके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम उसे और अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं ताकि आपको समझ में आए नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त या फिर डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते वक्त हमें कौन सी चीजें इंक्लूड करनी रहती हैं एंड कौन सी चीजों को इग्नोर करना रहता है। ठीक है, तो एंड तक बने रहना है आपको हमारे साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फैक्टर इनकम के बारे में। Factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process। क्या बोला जा रहा है? फैक्टर इनकम वो इनकम है जो कि किसको मिलती है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, वो भी फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको एक फैक्ट्री क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या लगेगा? लैंड लगेगा। ठीक है, फैक्ट्री क्यों बना रहे हो आपको? क्योंकि वहां पे आपको कुछ बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगेगा? लैंड लगेगा। ठीक है, उसके बाद आपको लैंड मिल गई, बिल्डिंग बना ली। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए रहेगा? लेबर, वर्कर्स चाहिए रहेंगे ताकि वहां पे काम करें। ठीक है, प्रोडक्ट बनाए। फिर उसके बाद आपको क्या चाहिए रहेगा? कैपिटल। अब कुछ भी मशीनरी लाना है, ठीक है, बिल्डिंग खड़ी करनी है, फर्नीचर लाना है, उसके लिए कैपिटल चाहिए हमें, है ना, तो वो भी चाहिए रहेगा। देन फिर उसके बाद अगर हम बात करें, हमें एंटरप्रेन्योर भी चाहिए, एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं, वो भी चाहिए रहेगा। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि वो चीजों को मैनेज करे। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो चीजें हैं ये हमें हेल्प करता है, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में। कोई भी चीज हमें बनानी है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो चीजें रहती हैं, वो फैक्टर्स रहते हैं जो हमें हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ये सभी हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आया समझ में? और ये हमें फैक्टर सर्विसेज देती हैं। कैसे, वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो अगर हमने लैंड ली है, ठीक है, रेंट पे हमने लैंड ले ली है ताकि हम उस पर बिल्डिंग खड़ी कर पाए, अपनी फैक्ट्री खड़ी कर पाए, तो हम मंथली उसे क्या देंगे? रेंट देंगे। ठीक है, आया समझ में? देन उसके बाद लेबर लगे हुए हैं तो मंथली उन्हें क्या मिल जाएगा? ये डेली वेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? इन रिटर्न उनकी सर्विसेज के बदले हम उन्हें वेजेस दे रहे हैं। अब जिसने कैपिटल लगाया है हमारी फैक्ट्री में, पैसा लगाया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उसको हम क्या देंगे? उसको हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, देन फिर उसके बाद अगर कोई एंटरप्रेन्योर है जो कि मैनेज कर रहा है, उसको हम क्या दे देंगे? उसको हम प्रॉफिट दे देंगे। ठीक है, आया समझ में? तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये सभी क्या हो गई? फैक्टर इनकम हो गई। ठीक है, आया समझ में? चलिए, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। वही चीज बोली जा रही है कि फैक्टर इनकम कब मिलती है? जब फैक्टर सर्विसेज दी जाती है, वो भी लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज द्वारा। ठीक है, एंटरप्रेन्योर बोलो या एंटरप्राइज एक ही बात है। देन उसके बाद एज फैक्टर इनकम इज अर्न फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज अ बाइलेटरल इनकम। बोला जा रहा है कि हम फैक्टर इनकम को बाइलेटरल इनकम भी बोलते हैं। ठीक है, फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। बोला जा रहा है कि जो फैक्टर इनकम होती है नॉर्मल रेसिडेंट्स की,
फैक्टर इनकम कमाई जाती है नॉर्मल रेसिडेंट्स द्वारा, वो किसमें इंक्लूड होती है? नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड होती है, मतलब नेशनल इनकम में आ जाती है, ठीक है। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होते हैं ये मत पूछना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था, नहीं बताए जाके देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स देके रखे हुए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो कि मैंने यहाँ पे लिखवा ही दिए। तो ये किस में आ जाते हैं? फैक्टर इनकम में। कुछ प्रोडक्टिव चीज करने के लिए या कुछ काम करके अगर हम इनकम कमा रहे हैं, किसी को सर्विसेज देके इनकम कमा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो मैं अर्न कर रही हूँ, तो मेरी इनकम किसमें कैलकुलेट होगी? नेशनल इनकम में। और मैं नॉर्मल रेसिडेंट भी हूँ इंडिया की, तो किसमें जाएगी? नेशनल इनकम में, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रांसफर इनकम में। ये ट्रांसफर इनकम क्या है? ट्रांसफर वर्ड से समझ सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है इनकम, उसको हम बोल देंगे ट्रांसफर इनकम। फॉर एग्जाम्पल आपकी फादर की, मतलब पापा की एंड मम्मी की बात कर लेते हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि मम्मी को जाना है शॉपिंग, आपकी मम्मी को कहाँ जाना है? शॉपिंग करने जाना है। तो उन्होंने बोला आपके पापा से कि मुझे चाहिए 25,000 क्योंकि मुझे शॉपिंग करनी है, ठीक है। आया समझ में? अब पापा ने क्या किया? पापा ने शॉपिंग करने के लिए मम्मी को दे दिए 25,000, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्या ये फैक्टर इनकम में आएगा? नहीं, क्योंकि मम्मी ने कोई सर्विसेज नहीं दी है, पापा को कुछ काम करके नहीं दिया है जिसके रिटर्न में उन्होंने 25,000 दिए हैं, बल्कि मम्मी ने मांगे, पापा ने दे दिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है? पापा ने जो पैसे कमाए थे पापा के लिए, तो ये पैसे जो है वो फैक्टर इनकम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ काम करके ही कमाए होंगे। लेकिन मम्मी के लिए फैक्टर इनकम नहीं है, मम्मी के लिए ये क्या है? ट्रांसफर इनकम। पापा से मम्मी को ट्रांसफर हुए हैं, मम्मी ने उसके लिए कुछ काम नहीं किया, ठीक है। आगे समझ में? चलिए तो यहां पर डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस। कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस किए बिना अगर हमें कोई इनकम मिल रही है वो किस में आ जाएगी? ट्रांसफर इनकम में, ठीक है। इट इज अ यूनिलेटरल वन साइडेड कॉन्सेप्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फैक्टर इनकम को हम बायलेटरल बोलते हैं, तो ट्रांसफर इनकम को हम यूनिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। आया समझ में? इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोला जा रहा है कि ये जो ट्रांसफर इनकम है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि ये जो इनकम कमाई जा रही है ये कोई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करके नहीं कमाई जा रही, ठीक है। आया समझ में? इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया और फ्रॉम अब्रॉड। अब बोला जा रहा है कि ये जो इनकम है ना ये डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कमाई जा सकती है या फिर अब्रॉड से भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रह रहे हो कनाडा में, आप कहाँ पे रह रहे हो? कनाडा में। आपको 1 लाख की जरूरत पड़ी, आपके पापा रह रहे हैं इंडिया में, ठीक है। आपके पापा कहाँ पे रह रहे हैं? इंडिया में। तो आपने पापा को कॉल किया, आपने बोला कि मुझे चाहिए 1 लाख रुपए। तो आपके पापा ने क्या किया? आपको 1 लाख रुपए भेज दिए, ठीक है। क्या किया? 1 लाख रुपए भेज दिए। या फिर हम ये मान लेते हैं कि पापा रह रहे हैं कनाडा में, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। पापा रह रहे हैं कनाडा में और आप रह रहे हो कहां पे? आप रह रहे हो इंडिया में, ठीक है। आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपने क्या किया? आपने पापा से मांगे पैसे, ठीक है। आया समझ में? तो पापा ने क्या किया? पापा ने आपको 1 लाख रुपए दे दिए, ठीक है। तो क्या ये 1 लाख रुपए जो है वो फैक्टर इनकम में आएंगे? नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अब्रॉड से आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन फिर भी ये ट्रांसफर होके आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने उसके लिए कुछ काम किया है या गुड्स प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है कि ये वाली जो इनकम है ना ये 1 लाख रुपीज ये इंडिया की नेशनल इनकम में काउंट नहीं होंगे, ठीक है। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? चलिए अब एग्जांपल्स भी यहाँ पे देके रखे हैं ट्रांसफर इनकम के, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हो गया जो गवर्नमेंट से मिलती है, ठीक है।
देन उसके बाद स्कॉलरशिप हो गया, आपने अच्छे मार्क्स लेकर आए, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है गवर्नमेंट से, तो ये भी किस में काउंट नहीं होगा, नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा, ये ट्रांसफर इनकम है जो कि आपको जस्ट ट्रांसफर हुई है, ठीक है, इसके बदले में आपने कुछ काम नहीं किया। फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये भी गवर्नमेंट से मिल सकता है, तो ये भी किस में आएगा, ट्रांसफर इनकम में, और ये किस में इंक्लूड नहीं होगा, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। पॉकेट मनी, जैसे कि पापा से हर महीने आप पॉकेट मनी मांगते होंगे 1000 2000 जितने भी, ठीक है, तो ये पापा से आपके पास ट्रांसफर हो रहे हैं, ये आपने कहीं से कमाए नहीं है, कुछ सर्विसेज देके नहीं कमाए हैं, अर्न नहीं किए हैं, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे, इनको हम ट्रांसफर इनकम मानेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ट्रांसफर इनकम जो होती है shall not be included in national income, ठीक है, आया समझ में। चलिए, और अगर हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की, ऑलवेज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब हम आ जाते हैं डिफरेंस पे, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, मतलब जो आपने समझा ना वही डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपके एग्जाम में भी डिफरेंस पूछ लिया जाए, ऐसे चार्ट बना के आना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, आया समझ में। सबसे पहले तो अगर हम मीनिंग की बात करें तो क्या देके रखा है, इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जस्ट जो अभी हमने मीनिंग पढ़ा है वही सेम मीनिंग हमें फैक्टर इनकम का देके रखा हुआ है। फैक्टर सर्विसेज देके अगर हम फैक्टर इनकम कमा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम, मतलब फैक्टर सर्विसेज देके जो हम इनकम कमा रहे हैं उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफर इनकम पे आ जाए तो इट रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज दिए बिना अगर हम कोई इनकम कमा रहे हैं तो हम उसे ट्रांसफर इनकम मानेंगे, ठीक है। अब नेचर की बात करें तो इट इज इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। बोला जा रहा है कि जो फैक्टर इनकम होता है वो नेशनल इनकम में भी एंड डोमेस्टिक इनकम में भी कैलकुलेट होता है, काउंट होता है। लेकिन अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें, इट इज नाइदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, दोनों में से किसी में इंक्लूड नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट की बात करें तो फैक्टर इनकम क्या है, अर्निंग कॉन्सेप्ट है, और ट्रांसफर इनकम क्या है, रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, बस आया ही है, ठीक है, अर्न नहीं किया गया। फिर उसके बाद अगर हम रेसिपिएंट की बात करें, बोला जा रहा है फैक्टर इनकम के बारे में, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसको मिलती है फैक्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिलती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। और यहीं पे अगर हम ट्रांसफर इनकम की बात करें तो इट इज जनरली रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड या फिर गवर्नमेंट, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, एग्जाम्पल की बात करें तो फैक्टर इनकम में आ जाएगा रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल की बात करें स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ठीक है। कुछ अलग था क्या जो अभी समझाया, बिल्कुल वही सेम टू सेम है, बस उसको अच्छे से प्रेजेंट करके बता दिया तो पूरे मार्क्स आपके, ठीक है, आया समझ में। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, ठीक है। फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पे हम और अच्छे से इसे समझेंगे और ये भी समझेंगे कि फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होता है कि नहीं, और इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में काउंट होता है या नहीं होता, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए, तो क्या देके रखा है, ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर कॉल्ड गुड्स। क्या बोला जा रहा है, जितनी भी चीजें जो ह्यूमन की इच्छाओं को, इंसान की इच्छाओं को पूरी करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंड यूज ऑफ गुड्स, अगर हम बात करें कि जो गुड्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, दे कैन बी मेनली क्लासिफाइड इनटू टू हेड्स, ठीक है। तो गुड्स की बात करें, पहले तो आएगा फाइनल गुड्स एंड दूसरे में क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। सो बेसिकली बोला जा रहा है गुड्स के भी दो टाइप्स हैं, पहला इंटरमीडिएट गुड्स एंड द सेकंड वन इज फाइनल गुड्स, ठीक है। तो इनको हम अभी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फाइनल गुड्स की बात करें तो क्या देके रखा है, फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। बोला जा रहा है फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि या तो कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल हो या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस्तेमाल हो, ठीक है, आ गया समझ में। फॉर एग्जाम्पल
शुगर हो गया, ठीक है, चॉकलेट हो गया, ठीक है, उसके बाद मिल्क हो गया, ठीक है। ये सभी क्या है, अगर ये सभी चीजें घर में आ रही हैं, आपके पास है और आप इसको खा रहे हो, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो, तो ये क्या है, ये आपके लिए फाइनल गुड्स होंगी। ये क्या हो जाएंगे, आपके लिए फाइनल गुड्स हो जाएंगे, ठीक है। आया समझ में। और इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार। अगर हम बात करें किसकी, कार की बात करते हैं, तो हमने अपना कमाया हुआ पैसा जो है वो कार खरीदने में लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी किस में आ जाएगा, फाइनल गुड में आ जाएगा। अब कार को हम खा तो सकते नहीं है, तो क्या होगा, ये किस में आएगा, फाइनल गुड, क्योंकि हम इसे यूज कर रहे हैं, हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, लेकिन हमने पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, हम इसे यूज कर रहे हैं, रोज मजे से लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, जहां भी जाना है कार से जा रहे हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। तो सिंपल लैंग्वेज में इतना समझना है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। एक और चीज आप समझ सकते हो इससे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आपका कोई बिजनेस है, ठीक है, आपका बिजनेस है, अब बिजनेस में आपने एम्प्लॉइज रखे हुए हैं, तो उनके बैठने के लिए जगह होनी चाहिए, तो आपने क्या मंगवाया, आपने डेस्क मंगवाई, आपने चेयर मंगवाई, ठीक है, आपने डेस्क मंगवाई और आपने चेयर मंगवाई, तो आपके बिजनेस में डेस्क और चेयर रखे हुए हैं, क्या ये फाइनल गुड्स हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जिससे आपके एम्प्लॉइज को फायदा हो रहा है, वहां पे बैठ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी फाइनल गुड्स कहलाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डेस्क और चेयर आपने बिजनेस के लिए मंगवाया और आगे जाके बेच दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया आपने, आपने रखा हुआ है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। आया समझ में। तो ये भी किसमें काउंट होगा, फाइनल गुड्स में, ठीक है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फाइनल गुड्स इंक्लूड्स, फाइनल गुड्स में क्या क्या आ जाएंगे, goods purchased by consumer households as they are meant for final consumption like milk purchased by household। बोला जा रहा है वो गुड्स जो कि एक हाउस होल्ड कंज्यूम करने के लिए, यूज करने के लिए मंगवा रहा है, उसे हम फाइनल गुड्स मानेंगे, जैसे कि मिल्क, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर उसके बाद गुड्स परचेज्ड बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय अ फर्म। बोला जा रहा है अगर फर्म ने कोई गुड्स परचेज किया है, एक ऑर्गेनाइजेशन ने कोई गुड्स परचेज किया है, जैसे कि मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है, तो ये भी किस में इंक्लूड होगा, फाइनल गुड्स में ही इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। तो क्या देके रखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। बोला जा रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि या तो रीसेल के लिए रखे जा रहे हैं। सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल आपकी टॉय शॉप है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कहीं से टॉयज बुलवाए, ठीक है, कितने टॉयज बुलवाए आपने, 50 टॉयज बुलवाए, ठीक है। तो क्या इन 50 टॉयज को हम इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे या फाइनल गुड्स मानेंगे, क्योंकि टॉयज आ रहे हैं आपके पास तो पूरे बन के ही आए होंगे, तो आप ऐसा नहीं समझ सकते कि पूरे बन के आ रहे हैं, इनमें अब आगे कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, तो ये फाइनल गुड्स है। क्यों, क्योंकि आपने ये कंज्यूम करने के लिए नहीं मंगवाए हैं, ठीक है, और ना ही इन्वेस्टमेंट है, आपने ये मंगवाए हैं ताकि आप आगे किसी को, अपने कंज्यूमर्स को ये रीसेल कर पाओ, सोल्ड कर पाओ, ठीक है। आ गया समझ में। तो बस वही बोला जा रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जो कि आगे रीसेल के लिए रखे जाए। तो ये जो 50 टॉयज है ना, इनको हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स। अब मानिए कि आप गए शॉप पे और आपने शॉप में से एक टॉय उठा लिया, ठीक है, और अपने घर पे ले आए और खेल रहे हो आप उस टॉय से, तो क्या ये आपके लिए इंटरमीडिएट हो जाएगा? नहीं, ये आपके लिए हो जाएगा फाइनल गुड। क्यों? क्योंकि आप इसका यूज कर रहे हो, आप कंज्यूम कर रहे हो इसको, ठीक है। आया समझ में? आप आगे इसको सेल नहीं करने वाले, तो ये आपके लिए हो जाएगा फाइनल गुड, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है और फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर, मतलब अगर कोई गुड्स ऐसे भी हैं जो कि उस सेम ईयर में आगे प्रोडक्शन होने वाला है उनका,
तो हम उसको भी इंटरमीडिएट गुड्स बोलेंगे, जैसे कि रॉ मटेरियल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लेकर आ गए, आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, और आप क्या लेकर आए हो, आपने कॉटन मंगवाया है। ठीक है, आपने अपनी फैक्ट्री में क्या मंगवाया है, कॉटन मंगवाया है। क्यों? ताकि आप कॉटन फैब्रिक बना पाओ एंड उसके बाद साड़ी वगैरह बना पाओ। कॉटन साड़ी के लिए आपने कॉटन मंगवाया है। ठीक है, अब ये जो कॉटन होगा ये आपके लिए क्या होगा, ये आपके लिए इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि इस पे आप क्या करने वाले हो, फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हो, ताकि उसके बाद आप क्या बना पाओ, कॉटन साड़ी बना पाओ। ठीक है, तो ये जो कॉटन है ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पे क्या देके रखा है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड्स में, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, जो कि रीसेल के लिए परचेज किया गया हो, जैसे कि मिल्क परचेज्ड बाय अ डेयरी शॉप। अब डेयरी शॉप वाला मिल्क लेकर आएगा तो आगे बेचने के लिए लेकर आएगा, तो वो मिल्क उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, आगे समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन लाइक मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। अब बोला जा रहा है कि ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए उसको भी हम इंटरमीडिएट गुड्स मानेंगे, जैसे कि अगर मिल्क लेकर आ रहा है कोई ताकि आगे वो क्या बना पाए, स्वीट्स बना पाए। एक स्वीट शॉप है, वो मिल्क खरीद के लेकर आया है ताकि आगे वो क्या बना पाए, स्वीट्स बना पाए। ठीक है, तो उसके लिए ये जो मिल्क है क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, ताकि आगे वो क्या बना पाए, स्वीट्स। तो इसको भी हम किस में काउंट करेंगे, हम इसको काउंट कर लेंगे इंटरमीडिएट गुड्स में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स से रिलेटेड। क्या देके रखा हुआ है, दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, दैट मींस इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। बोला जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बीच में रहता है। कैसे? जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता है ना, उस पे फर्दर प्रोडक्शन होना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, आगे समझ में, मिल्क लेकर आए। ठीक है, अब कोई बेकरी शॉप वाला है, वो मिल्क लेकर आ रहा है ताकि उससे वो केक बना पाए, शुगर लेकर आ रहा है ताकि उससे वो केक बना पाए, तो वो शुगर मिल्क उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा, क्योंकि उस पे वो अभी फर्दर और भी प्रोडक्शन करने वाला है। सेम वही चीज बोली जा रही है। सपोज एक फैक्ट्री है, मिल्क से क्या बना रही है, चीज बना रही है। ठीक है, आया समझ में? तो उस फैक्ट्री के लिए मिल्क क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। तो वही चीज बोली जा रही है कि इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बीच में रहते हैं। ठीक है, आया समझ में? दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर फाइनल गुड्स। अब इंटरमीडिएट गुड्स की क्या रहती है, डिराइव्ड डिमांड रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड डिपेंड करती है फाइनल गुड्स पे। किस पे? फाइनल गुड्स पे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं बेकरी शॉप की, ठीक है, इस बेकरी शॉप के पास, ठीक है, एक दिन में आ रहे हैं 5 केक्स के ऑर्डर। तो 5 केक्स के अकॉर्डिंग इस बेकरी शॉप ने 3 किलो शुगर मंगवाया। ठीक है, आ गया समझ में? अगर इसके पास आए होते 10 केक्स के ऑर्डर एक ही दिन में, तो ये 6 किलो शुगर मंगवाता। ठीक है, आ गया समझ में? तो मतलब यहां पर बोला जा रहा है कि इंटरमीडिएट गुड्स की डिराइव डिमांड इसलिए है क्योंकि वो डिपेंड करता है फाइनल गुड पे। केक कितने ऑर्डर किए गए हैं उस हिसाब से वो शुगर मिल्क मंगवाएगा, उसी हिसाब से वो सामान मंगवाएगा। ऐसा नहीं है बहुत सारा भर भर के उसने सामान मंगवा लिया और ऑर्डर है ही नहीं, सिर्फ एक केक का ऑर्डर आया है, आपने 10 किलो शुगर मंगवा लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आया समझ पे? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉटन साड़ी की भी बात करें, कॉटन साड़ी अगर आपको 1000 बनानी है तो उस हिसाब से आप कॉटन मंगवाओगे। ऐसा नहीं है कि कम मंगवाओगे कॉटन साड़ी बन ही नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा बनवाओगे, वरना बहुत ज्यादा बनवा दोगे या बहुत ज्यादा मंगवा लोगे, सॉरी, बहुत ज्यादा मंगवा लोगे तो वो पड़ा रहेगा, खराब होगा। ठीक है, आया समझ में? तो वही बोला जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिनका आगे और प्रोडक्शन होना है, उनकी डिमांड डिपेंड करती है, कोई कितना मंगवाएगा उसको वो डिपेंड करता है कि कितना फाइनल गुड बनना है उससे। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए
नेक्स्ट क्या है, दे आर नॉट येट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो फाइनल यूजर्स के यूज के लिए नहीं होते, ठीक है। अभी उस पे और प्रोडक्शन होना है तो फाइनल यूजर्स क्यों यूज करेंगे, ठीक है। आया समझ में। सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जांपल शुगर परचेज्ड बाय अ स्वीट शॉप इज एन इंटरमीडिएट गुड एज सम वैल्यू इज टू बी एडेड टू शुगर फॉर मेकिंग स्वीट्स। बोला जा रहा है अब बेकरी शॉप ने, ठीक है, स्वीट शॉप ने अगर शुगर मंगवाया है तो वो फाइनल गुड हो जाएगा क्या, उसके लिए नहीं होगा, ठीक है। क्या वो डायरेक्ट शुगर दे सकता है क्या कंज्यूमर को, नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि उस शुगर से उसको और भी कुछ बनाना है, स्वीट्स बनानी है, तो जब तक उस शुगर का इस्तेमाल करके वो स्वीट नहीं बनाएगा तब तक वो कंज्यूमर को नहीं दे सकता। और जो वो स्वीट बनाएगा ना वही होगा फाइनल गुड, ठीक है। शुगर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा फाइनल गुड, ठीक है। तो बेसिकली बोला ये जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं ना वो फाइनल गुड्स नहीं होते कंज्यूमर के लिए, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब गुड्स की भी बात करें तो 3 तरीके के गुड्स होते हैं। गुड्स की अगर हम बात करें तो 3 तरीके के गुड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। फिर उसके बाद सेमी ड्यूरेबल गुड्स, फिर उसके बाद नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो ये होता है एक तरीके से इनका लॉन्ग लाइफ स्पैन, मतलब अच्छे खासे टाइम तक चल जाते हैं, 5-6 साल तक, ठीक है, 10-15 साल तक चल जाते हैं। जैसे कि कार मंगवा सकते हो तो आप 10 साल तक चला सकते हो, टीवी मंगवा लिया आपने, ठीक है। आगे समझ में, जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड मैंने मंगवाया हुआ है तो ये भी अच्छे खासे सालों तक चल जाएगा, ठीक है। रिपेयर होता रहता है, जैसे कार में भी मेंटेनेंस रिपेयर की जरूरत पड़ती है, लेकिन अच्छे खासे टाइम तक चल जाते हैं। तो ये किस में आ जाएंगे, ड्यूरेबल गुड्स में आ जाएंगे। फिर सेमी ड्यूरेबल गुड्स की बात करी जाए तो इनका लाइफ स्पेन जो होता है कब तक चल सकते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। आया समझ में। फॉर एग्जांपल आपने कोई कपड़े खरीदे हुए हैं, शूज खरीदे हुए हैं, कितने ही चलेंगे, ठीक है, कितने बार ही आप पहन पाओगे, इनकी जो लाइफ स्पेन रहती है वो कम रहती है, ठीक है। तो किस में काउंट होंगे, सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। और नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करें तो भैया इनका लाइफ स्पेन ही नहीं होता, बस लाए खा लिया, जैसे कि, ठीक है। मतलब एक ही बार यूज कर सकते हो। वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, एक ही बार खाओगे, ठीक है, बार बार तो उसको खा नहीं सकते, एक बार खाया अंदर चला गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल्स परचेज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पस आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विसेज एंड नॉट फॉर मार्केट सेल। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो ड्यूरेबल गुड्स हैं जैसे कि ट्रक्स हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, व्हीकल हो गया, जो कि गवर्नमेंट परचेज करती है, वो भी किस लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो उसको हम किस कैटेगरी में काउंट करेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स में काउंट करेंगे, क्योंकि इससे वो क्या करती है, डिफेंस सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। आया समझ में। ये कोई मार्केट सेल के लिए नहीं खरीदा जाता बल्कि डिफेंस सर्विसेज देने के लिए खरीदा जाता है। तो ये किस में आ जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। बोला जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में इंक्लूडेड रहती है। कैसे, वो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कॉटन साड़ी बनानी है, ठीक है, एक कॉटन साड़ी बनानी है जिसके लिए जो कॉटन फैब्रिक है, कॉटन बोलो या कॉटन फैब्रिक बोल दो, वो कितना लग रहा है, रुपीस, वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। कितने रुपीस का लग रहा है, रुपीस 500, ठीक है। आया समझ में। अब इस कॉटन फैब्रिक से क्या बना लिया हमने, कॉटन साड़ी बना दी। तो अब इसकी प्राइस
कितनी हो गई, मार्केट में 1000 रुपीज की ये कॉटन साड़ी बिक रही है, तो फाइनल प्रोडक्ट कितने में मिल रहा है हमें, ₹1000 में मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कॉटन या कॉटन बोल दो, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं फैब्रिक को। ठीक है, कॉटन बोल रहे हैं हम, तो कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, एंड ये जो कॉटन साड़ी बन गई ये हो जाएगा फाइनल गुड। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहां पर जो ₹1000 है ना, यहां पर जो ₹1000 है, इसमें जो कॉटन की वैल्यू है ₹500 वो भी ऐड है, और जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्सपेंसेस वगैरह लगे हैं, लेबर चार्जेस वगैरह जो भी लगे हैं, उसको ऐड करके इस कॉटन साड़ी का प्राइस कितना हो गया, बढ़ के 1000 रुपीज हो गया। ठीक है, आया समझ में। लेकिन यहाँ पे जो ₹1000 है, इसमें इंटरमीडिएट गुड की मतलब कॉटन की वैल्यू भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अब क्लियर हुआ। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि जो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू होती है ना, वो फाइनल गुड में ही मर्ज रहती है, इंक्लूडेड रहती है। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल भी दे के रखा है, सपोज अ मिलर बाइज वीट वर्थ ₹700। ठीक है, वीट कितने का खरीदा, 700 का, एंड कन्वर्ट इट इनटू फ्लोर, और उसने आटे में कन्वर्ट कर दिया उस वीट को। ठीक है, गेहूं खरीदा, उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया, और आटा कितने का हो गया, 1000 रुपीज का। ठीक है, मशीन से उसने कन्वर्ट किया होगा, लेबर भी लगी होगी, लाइट लगी होगी, है ना। Now the value of a floor final good includes the value of wheat intermediate goods। अब बोला जा रहा है यहाँ पे जो आटे की वैल्यू है ना 1000, उसमें ये जो वीट की वैल्यू है 700 वो इंक्लूडेड है। ठीक है, और 300 जो है, 700 क्या हो गया, वीट की वैल्यू, और 300 उसके एडिशनल चार्जेस जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हैं, तब जाके उस आटे का प्राइस कितना हो गया, ₹1000 हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम टॉपिक समझ लेते हैं, हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। बोला जा रहा है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, तो बोला जा रहा है द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। ये बोला जा रहा है कि जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, पता लगाते हैं इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स कौन कौन से हैं, तो वो प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं रखता, बल्कि उसके यूज ऑफ प्रोडक्ट, कैसे यूज हो रहा है, कहाँ पे यूज हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आया समझ में। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करती हूँ किसकी करूँ, सॉल्ट की। ठीक है, सॉल्ट की बात कर ली। अगर आप एक हाउस होल्ड हो, ठीक है, और घर पे सॉल्ट लेकर आ रहे हो, तो ये सॉल्ट क्या होगा, आपका फाइनल गुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका फाइनल गुड हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। लेकिन अगर ये सॉल्ट जा रहा है कहां पे, एक शॉप पे जा रहा है, किराने की शॉप पे जा रहा है ये सॉल्ट। ठीक है, ये सेम सॉल्ट किराने की शॉप पे जा रहा है, तो उस शॉप वाले के लिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि ये आगे उसे सेल करने वाला है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर हुआ। अब देखो, आप सोचोगे सॉल्ट दोनों जगह तो सेम था, तो एक में फाइनल गुड माना गया और एक में इंटरमीडिएट गुड। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें प्रोडक्ट से डिफाइन नहीं करना है कि ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट होगा, ये प्रोडक्ट फाइनल, हमें देखना है उसका यूज क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन करना था हाउस होल्ड को, तो इसलिए फाइनल में आ गया, यहाँ पे उसे रीसेल करना है, इसलिए इंटरमीडिएट में आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब बोला जा रहा है अ कमोडिटी कैन बी एन इंटरमीडिएट गुड एज वेल एज फाइनल गुड। सेम वही बात बोल रही जा रही है कि एक जो प्रोडक्ट रहता है ना कमोडिटी, वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर ऑफ यूज, वो डिपेंड करता है उसके यूज पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी देके रखा है, जैसे कि शुगर इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय स्वीट शॉप फॉर मेकिंग स्वीट्स। बोला जा रहा है अगर स्वीट शॉप वाला शुगर मंगवा रहा है, तो वो उसके लिए, उस स्वीट शॉप वाले के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड, क्योंकि उस पे वो और प्रोडक्शन करने वाला, उससे वो स्वीट बनाएगा, तब जाके सेल करेगा स्वीट्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा,
इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। हाउएवर इफ इट इज यूज्ड बाय द कंज्यूमर देन इट बिकम्स अ फाइनल गुड। लेकिन अगर हम शुगर घर पे लेकर आ रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, फाइनल गुड होगा, ठीक है। एक ही शुगर है लेकिन किसी के लिए इंटरमीडिएट है, किसी के लिए फाइनल है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब उसके बाद बोला जा रहा है सिमिलरली मिल्क इज एन इंटरमीडिएट गुड व्हेन इट इज यूज्ड इन डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल, हाउएवर इट बिकम्स अ फाइनल गुड व्हेन इट इज यूज्ड बाय द हाउस होल्ड। बोला जा रहा है अगर मिल्क की बात करें, अगर कोई डेयरी शॉप वाला उसे रीसेल के लिए ला रहा है तो वो उस डेयरी शॉप के लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट, और अगर हम अपने घर पे ला रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, फाइनल गुड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स। साफ साफ बोला जा रहा है कि नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्लूड होता है, फाइनल गुड्स इंक्लूड होते हैं। अब इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि फाइनल गुड में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू रहती ही है। अगर आटा 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज का है, तो उसमें 700 जो है वो व्हीट का इंक्लूडेड है, जो कि क्या है, इंटरमीडिएट गुड। तो क्या हम वापस से 700 को इंक्लूड कर देंगे नेशनल इनकम में? बिल्कुल नहीं। जब हमें पता है इस फाइनल गुड में फ्लोर में ऑलरेडी इस इंटरमीडिएट गुड व्हीट की वैल्यू इंक्लूडेड है, तो हम वापस से उसे क्यों इंक्लूड करें, ठीक है। तो साफ साफ बोला जा रहा है कि जो फाइनल गुड रहता है वही नेशनल इनकम में आता है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स। इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। अगर उनकी वैल्यू दोबारा से हम इंक्लूड कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल आउट ऑफ व्हीट एंड फ्लोर ओनली फ्लोर फाइनल गुड इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वैल्यू ऑफ फ्लोर ऑलरेडी इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ व्हीट इंटरमीडिएट गुड। सेम वही एग्जांपल से समझाया जा रहा है कि फ्लोर एंड व्हीट का एग्जांपल ले तो हम सिर्फ और सिर्फ फ्लोर की वैल्यू ही नेशनल इनकम में काउंट करेंगे, क्योंकि व्हीट की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी फ्लोर की वैल्यू में काउंटेड है, इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स। बोला जा रहा है वो गुड्स अगर सेम ईयर में यूज हो जाते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाए जाएंगे, ठीक है। अगर सेम ईयर में यूज नहीं हो रहे तो वो क्या कहलाए जाएंगे, फाइनल गुड्स। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या चल रहा है, 2025, ठीक है। एक फैक्ट्री है, या हम फैक्ट्री हटा देते हैं, हम इसमें लिख देते हैं कि टॉय शॉप है, ठीक है। टॉय शॉप है। अब उसने क्या मंगवाया, टॉय मंगवाया, ठीक है। मतलब टॉयज मंगवाए बहुत सारे, तो कौन से ईयर में मंगवाए हैं, 2025 में मंगवाए हैं, तो ये टॉयज उसके लिए क्या होंगे, इंटरमीडिएट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन साल के एंड तक, 2025 के एंड तक अगर ये टॉयज नहीं बिकते हैं तो वो टॉय शॉप के लिए फाइनल गुड्स माने जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए क्या बोला जा रहा है, इट शुड ऑलवेज बी रिमेंबर दैट इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर। इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो सेम साल में यूज हो जाना चाहिए। इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड। अगर 1 साल से ज्यादा वो रह जाते हैं तो उन्हें फाइनल गुड में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फाइनल गुड्स वेस इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पे भी डिफरेंशिएट दे के रखा है, कोई ऐसा नहीं कि अलग से कुछ दे के रखा है, जो मीनिंग समझा है ना वही इसमें आएगा, ठीक है। आ गया। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे फाइनल गुड्स की मीनिंग के बारे में क्या दे के रखा है। फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो हमने पढ़ चुके हैं कि फाइनल गुड्स वो गुड्स हैं जो कि या तो कंजम्पशन में यूज आए या तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ। अब अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो इंटरमीडिएट गुड्स रिफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। वही बात बोली जा रही है, ये वो गुड्स हैं या तो रीसेल के लिए होने चाहिए या तो आगे प्रोडक्शन करने के लिए होने चाहिए, वो भी सेम ईयर में। ये सेम ईयर वर्ड याद रखना, सेम ईयर में नहीं हो रहा है तो उसको फाइनल गुड मान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचर। फाइनल गुड की बात करें, दे आर इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम। फाइनल गुड को हम नेशनल इनकम में भी काउंट करते हैं, डोमेस्टिक में भी काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, दे आर नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉर इन डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आए समझ में, दोनों में से किसी में नहीं आएंगे। फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन की बात करी जाए तो बोला जा रहा है
दे आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। फाइनल गुड्स हैं तो फाइनल यूजर्स जो भी कंज्यूमर्स हैं उसे यूज कर सकते हैं। नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड, ठीक है। यहाँ पे फ्लोर की वैल्यू अगर ₹1000 है आटे की वैल्यू, तो यहाँ पर और वैल्यू ऐड नहीं करी जाएगी, ना ही इसमें अब आगे कोई प्रोडक्शन होने वाला है, तो ये फाइनल गुड अपने कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, दे आर, अगर हम इंटरमीडिएट गुड की बात करें, दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, दैट मीन्स सम वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड। क्या बोला जा रहा है, ये रेडी फॉर यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, क्योंकि इनमें अभी भी कुछ वैल्यू ऐड होनी है। 700 का है, अभी ये आटा बनेगा तो इसमें 300 चार्जेस लग के वो जो फ्लोर है वो ₹1000 का हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में चलिए, फिर उसके बाद प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करें तो फाइनल गुड्स के बारे में दे के रखा है, दे हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब ये अभी प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, इनमें और कोई प्रोडक्शन नहीं होना है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें, दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री, इसमें अभी और भी काम होना है, ठीक है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है फाइनल गुड के बारे में, मिल्क परचेज्ड बाय हाउस होल्ड फॉर कंजम्पशन, कार परचेज्ड एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन दोनों का एग्जांपल मैं दे चुकी हूँ। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट गुड्स पे आ जाए तो बोला जा रहा है मिल्क यूज्ड इन डेयरी शॉप्स फॉर रीसेल, ठीक है, एंड कोल यूज्ड इन फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन। एक फैक्ट्री जो है वो कोल को यूज कर रहा है आगे और प्रोडक्शन करने के लिए, तो वो उस फैक्ट्री वाले के लिए क्या हो जाएगा, ये जो कोल हो जाएगा वो इंटरमीडिएट गुड में आएगा, ठीक है। आ गया समझ में, क्योंकि अभी उसमें और भी काम होना है, ठीक है। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक्स लेकर आएंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, फॉर्मूलेस भी बचे हैं, बहुत कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है चैप्टर। वीडियो अगर आज की अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ठीक है। हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही बने रहना है, ऐसे ही सपोर्ट करना है, ताकि सारी वीडियोस टाइम टू टाइम आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।